वेलकम बैक टू उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस दोस्तों। तो जैसा हमने आपको वादा किया था कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमने एक विशेष यूट्यूब पर सीरीज चलाई है जिसमें हम उनकी जानकारी को हर टेक्निकल एस्पेक्ट में और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और वो भी कॉन्सेप्ट थ्रू विजुअल्स के माध्यम से, जहां आपको चीज़ों को हम फोटोग्राफ, इमेजेस, जो भी सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उससे आपको दिखाएंगे। तो लास्ट सेशन में मैं शुभम सिंह आपसे बात किया था पेयजल उपचार प्लांट के बारे में। इस सेशन में हम बात करेंगे आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। तो जैसे हमारे पास लिक्विड वेस्ट होता है वैसे हमारे पास सॉलिड वेस्ट है। लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट अलग, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट अलग। अगर हम बात करें अपने सॉलिड वेस्ट की यानी कि ठोस अपशिष्ट की, जिसे अंग्रेजी में रिफ्यूज कहते हैं, तो रिफ्यूज एक वर्ड है जो कि सॉलिड वेस्ट के लिए लिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं डियर ठोस अपशिष्ट के बारे में, तो आपको बोर्ड पर 3 शब्द दिख रहे हैं। एक दिख रहा है गार्बेज, एक दिख रहा है सर एशेस, और एक दिख रहा है रबिश। तीनों में क्या अंतर है? देखिए, तीनों सॉलिड वेस्ट ही हैं, यानी कि तीनों के तीनों ठोस अपशिष्ट ही हैं। अंतर क्या है सर? जो गार्बेज बना हुआ है, तो गार्बेज की फोटो देख करके क्या समझ में आ रहा है सर? गार्बेज का फोटो देख करके यह समझ में आ रहा है कि गार्बेज उस सॉलिड वेस्ट को कहा जाएगा, गार्बेज उस ठोस अपशिष्ट को कहा जाएगा जिनके अंदर जैविक रूप से विघटित होने की प्रॉपर्टी है। और बोर्ड पर देख कर क्या समझ, सब्जी के छिलके, केले के छिलके, सब्जियां, फल आदि जिनके अंदर जैविक रूप से विघटन होने की प्रॉपर्टी है, इस तरह के ठोस वेस्ट को बोलते हैं गार्बेज। दूसरी तरफ आपको दिख रहा है सर रबिश। रबिश का अगर आप डायग्राम देखें तो रबिश के डायग्राम में आपको 2 चीज दिख रही है। पहले वाले फोटो में आपको दिख रहा है कि दफ्तियां हैं, अखबार है, कागज है। या आप साफ साफ शब्दों में कहें तो सर रबिश में मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये वो ठोस अपशिष्ट है जिनके अंदर जलने की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जल सकते हैं, ज्वलनशील हैं, जल इनको जलाया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी में आपको दिख रहा है सर इनमें बोतल और टिन कैंस, जो कोको कोला, थम्स अप आप पीते हो उनके कैंस और बोतल, तो कांच के बोतल हो जाएंगे जिनके अंदर जलने की प्रॉपर्टी नहीं है। और ध्यान ये देना है कि यहाँ जो जलना शब्द है उसका ईर्ष्या से कोई लेना देना नहीं है, ये आग जलने वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया कार्डबोर्ड वाला जिसके अंदर जलने की प्रॉपर्टी है, और ये टिन कैंस और बोतल जिसके अंदर जलने की प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरा फोटो आपको दिख रहा है राख का। राख कहां से मिलेगी? अगर औद्योगिक स्तर पे बात करोगे तो राख आपको मिलेगी थर्मल पावर प्लांट से। दूसरा, घरों में चूल्हे से मिल सकती है राख। तो अभी आपको बोर्ड पर 3 तरह के ठोस अपशिष्ट आपकी फोटो से इमेज क्लियर हो रही है। पहला गार्बेज, जो जैविक रूप से विघटित हो सकते हैं। दूसरा सर रबिश, जिनके अंदर जलने और न जलने की प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? एक कार्डबोर्ड वाला और एक बोतल और कैन वाला। तीसरा दिखाया गया आपको एशेस या राख। अब हमारा एम क्या है? हमारा उद्देश्य है इस वीडियो में यह समझना कि ये जो ठोस अपशिष्ट पैदा हो रहा है, इस ठोस अपशिष्ट का निपटारण कैसे किया जाए। अब इस ठोस अपशिष्ट के निपटारण के लिए जो पहली विधि है या जो पहला माध्यम है वो क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। तभी आपको जो बोर्ड पे बढ़िया सा डायग्राम दिख रहा है वो किसका है सर? ये डायग्राम है आपके सैनिटरी लैंडफिल का। तभी जो बोर्ड पे आपको डायग्राम दिख रहा है वो किसका दिख रहा है सर? ये सैनिटरी लैंडफिल का, जिसे बोलते हैं सैनिटरी भूमि भराव। इसमें क्या करते हैं? इसमें वेस्ट को उठाते हैं और एक निम्न भूमि क्षेत्र पर फेंक देते हैं। क्या करते हैं? आपने वेस्ट उठाया, आपने अपशिष्ट उठाया और उसको आपने किसी निम्न भूमि क्षेत्र पर फेंका, और ध्यान ये देना है कि लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आप उसको जमा होने देते हैं। तो आपने फेंकते गए 7.5 से 10 सेंटीमीटर आप एक बार में फेंकोगे। और ऐसा कब तक किया जाएगा? ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि ऊंचाई ठोस की कितनी ना हो जाए, अपशिष्ट की ऊंचाई 1.5 मीटर तक ना हो जाए। 1.5 मीटर की ऊंचाई होने के बाद आप उसके ऊपर मिट्टी की एक परत बिछाओगे। तो 1.5 मीटर की अपशिष्ट की ऊंचाई होने के बाद आपने उसके ऊपर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की एक मिट्टी क्या बिछाई? मिट्टी की बिछाई परत। और जो आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, इस 1.5 मीटर की ऊंचाई वाले जो आपने ठोस इकट्ठा किया है इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सेल। अब ऐसे आप करते चले जाओगे और आपको पूरे वेस्ट को आप रखेंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, फिर आप वेस्ट डालोगे, फिर डालोगे मिट्टी। तो इस तरह से अलग अलग सेल का निर्माण शुरू होगा। ध्यान ये देना है कि सैनिटरी भूमि भराव में जो आपका वेस्ट है, जो आपका ठोस अपशिष्ट है, वो वायवी और अवायवी दोनों माध्यम से उसका विघटन होता है। शुरुआत के दिनों में जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है तो विघटन कौन सा होगा? जब तक सर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है तब तक उसमें विघटन चलेगा, वायवीय विघटन चलेगा, यानी कि एरोबिक डिकम्पोज चलेगा। जैसे ही धीरे धीरे क्या होगा,
ऑक्सीजन की मात्रा खत्म। अब जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो वायवी बैक्टीरिया हैं, वो बदल जाएंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया में, यानी कि अवायवी बैक्टीरिया में। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अवायवी विघटन में दो तरह के बैक्टीरिया मुख्यतः आते हैं काम में। सर कौन कौन से? पहला आता है एसिड फॉर्मर्स, वो बैक्टीरिया जो बनाते हैं एसिड। दूसरा वो बैक्टीरिया जो बनाते हैं मीथेन। तो एसिड फॉर्मर्स और मीथेन फॉर्मर्स, ये सर कौन है? ये वो बैक्टीरिया हैं जो कार्बनिक पदार्थ को बदलेंगे। एसिड वाला बदलेगा एसिड में और मीथेन वाला बदलेगा मीथेन में। और जब तक मीथेन गैस नहीं बनेगी तब तक हम विघटन को संपूर्णता नहीं मानेंगे। ये किसकी कहानी है? सर ये कहानी है सैनिटरी लैंडफिल की, यानी कि सैनिटरी भूमि भराव की। अब इसमें एक बहुत समस्या आपको देखो, जो काले कलर का आपको दिख रहा है, तो ये जो काले कलर का आपको कपड़े जैसा दिख रहा है, असल में कपड़ा नहीं है, ये ब्यूटाइल रबड़ होगा। ये क्या होगा? ये रबर का एक मटेरियल होगा, या आप कह दो पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। कुल मिला के ये होता है कि इसका एक घाटा है। इस मेथड का एक घाटा क्या है कि इसमें आपको एक लीचेट नाम का कार्सिनोजेनिक, जिसके अंदर कैंसर को कॉज करने की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर क्या होगा? आप इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रखेंगे 60%। दूसरा तो होगा ये कि जो ठोस अपशिष्ट है उसमें से पानी रिसेगा, तो उसके अंदर सारे जितने भी घुले हुए शुद्धियां हैं, ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक सारा मिल करके एक बहुत गाढ़ा विस्कस बनाएगा सोल्यूशन, जिसे बोलते हैं लीचेट। क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं लीचेट। और ये लीचेट जो होता है डियर, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। दूसरा, बहुत विनाशकारी है, विषैला है। इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी है? सर इसके अंदर प्रॉपर्टी है कैंसर को कॉज करने की। उस लीचेट को हम नहीं चाहेंगे कि वो रिस्क करके जमीन के पानी में जाके मिल जाए, क्योंकि अगर रिश्ता हुआ लीचेट जमीन के पानी से मिला तो आपके पानी को खराब कर देगा। इसीलिए आपने जो काले कलर का आपने बिछा रखा है उसके ऊपर डाला। क्यों? ताकि आप लीचेट के मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। और ये एक तरह का पीवीसी मटेरियल होगा, ठीक है, रबड़ का मटेरियल हो सकता है। तो इसको बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। तो जो पहला माध्यम था आपके ठोस अपशिष्ट को विघटन करने का, वो था क्या सर? वो था सैनिटरी लैंडफिल। दूसरा, इस माध्यम को करने से लगभग 2 से 12 महीने में संपूर्णतः जो आपका अपशिष्ट है वो विघटित हो जाएगा। अगर हम आगे चलें तो आगे आपको देखो क्या दिख रहा है। आगे आपको दिख रहा है खाद बनाने की विधि। आपने बचपन से सुन रखा होगा कि जो भी घर का कूड़ा कचरा है उसको आप खाद में तब्दील कर सकते हैं। अब खाद में तब्दील करने के हमारे पास 2 विधि मौजूद हैं। इंडियन सिस्टम में हमारे पास खाद में तब्दील करने के 2 माध्यम है। एक आपको पता है इंदौर मेथड, एक आपको पता है बेंगलोर मेथड। तो इंदौर विधि और बेंगलोर विधि में क्या अंतर है ये देखते हैं। अभी आपको जो बोर्ड पर डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है इंदौर विधि का। इंदौर विधि की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? इंदौर विधि एक वायवी विघटन प्रक्रिया है। इंदौर विधि एक वायवी विघटन प्रक्रिया है। दूसरा, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखो इसमें जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट है, उसको लेयर में लगाया गया है। तो एक लेयर में वेजिटेबल वेस्ट, एक लेयर में नाइट सॉइल, एक लेयर में वेजिटेबल वेस्ट, एक लेयर में नाइट सॉइल। तो वेजिटेबल वेस्ट और मानव मल का एक मिश्रण ऐसे करके ऊपर परत दर परत ऐसे लगाते रहते हैं। तो नाइट सॉइल बुलाता है उसको, टेक्निकल वर्ड उसका नाइट सॉइल है। तो वेजिटेबल वेस्ट और नाइट सॉइल का अल्टरनेट लेयर इसमें लगाया जाता है। और इसको टेक्निकली एक वर्ड याद रखिए, उसको बोलते हैं विंड्रो। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा विंड्रो। तो ये विंड्रो शब्द आपको याद रखना है, जो कि वायवी विघटन से आता है। और किसमें आता है सर? इंदौरी विधि में आता है। किसमें आता है सर? इंदौरी विधि में आता है। आगे देखिए, अब क्योंकि इंदौरी विधि एक वायवी विघटन विधि है, अगर मेरे को ठोस अपशिष्ट को हमेशा, यानी उसके विघटन के दौरान मैं चाहता हूं कि वायवी स्थिति बनी रहे, तो मुझे क्या करना होगा? बार बार मानवीय या यांत्रिक माध्यम से उस वेस्ट को, ठोस अपशिष्ट को उलटना पड़ेगा। अब आप डायग्राम देखो, डायग्राम में जो ठोस अपशिष्ट को, हमारे जो फोटो है, इसमें मैनुअल टर्निंग है, मैकेनिकल टर्निंग है। ठोस अपशिष्ट को जो आदमी ये पलट रहा है बार बार वायवीय स्थिति बनाए रखने के लिए, ये मानवीय टर्निंग कर रहा है या ये यांत्रिक टर्निंग कर रहा है? सर ये मानव रूप से वेस्ट को टर्न कर रहा है। क्यों पलट रहा है? ताकि वायवीय स्थिति बनी रहे। इसको बोलते हैं सर इंदौर मेथड। इस विधि में लगभग 4 महीने का समय लगता है। तो इंदौर विधि से अपशिष्ट को विघटन करने में लगभग 4 महीने का समय लगता है। आगे बढ़िए। दूसरा आपको दिख रहा है बोर्ड पे, कौन सा विधि सर? दूसरा दिख रहा है मेरे को बेंगलोर विधि। तो बेंगलोर विधि एक अवायवी विधि है। कौन सी विधि है सर? बेंगलोर विधि में हम ठोस अपशिष्ट को अवायवी माध्यम से विघटित करवाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? 10 गुणे 1.5 का एक ट्रेंच खनेंगे। एक क्या करेंगे? गड्ढा करेंगे 10 गुणे 1.5 का। उसके अंदर हम डालेंगे ठोस अपशिष्ट को और ऊपर से ढक देंगे। ढक क्यों देंगे? ताकि अवायवी स्थिति बनाई जा सके।
ये विधि अगर हम तुलना करें इंदौर विधि के मामले में तो विघटन करने में थोड़ी धीमी है, इसमें 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंदौर विधि की तो उसमें 4 महीने का समय लगता है। और बात करते हैं इंदौर विधि और बैंगलोर विधि में। बैंगलोर विधि धीमी तो है, ये बात ठीक है कि सर बैंगलोर विधि क्योंकि कैसा है, अवायवीय है, एनारोबिक है तो स्लो होगा, बट वो ज्यादा स्वच्छ मेथड कौन सा है दोनों में? सर इंदौर और बैंगलोर में ज्यादा स्वच्छ मेथड कौन सा है? तो ज्यादा स्वच्छ विधि कौन सी है? सर बैंगलोर वाली। क्यों? क्योंकि बैंगलोर वाले में हमें वेस्ट को, अपशिष्ट को बार बार टर्न या पलटना नहीं पड़ रहा है, एक बार डाला और ढक दिया, ठीक है। तो जो काम आप ट्रेंच में कर रहे थे वो काम आप एक रोटेटिंग ड्रम में भी कर सकते हो। तो जो गड्ढा बनाया था आपने, दिख रहा है आपको गड्ढा 1.5 गुणे 10 गुणे 1.5 का, या तो ऐसा गड्ढा बना कर लो, या अगर गड्ढा बनाना नम नहीं है तो आप इसको एक रोटेटिंग ड्रम में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बैंगलोर विधि। इसके पहले पढ़ा आपने इंदौर विधि। और दोनों विधि हैं क्या? सर दोनों विधि खाद बनाने के माध्यम है, एक अवायवी है एक वायवी है। इंदौर वाला वायवी है, बैंगलोर वाला अवायवी है। दूसरी तरफ एक आपको याद रखना C/N का अनुपात। तो C मतलब कार्बन, N/ नाइट्रोजन। तो कार्बन अपॉन नाइट्रोजन का अनुपात 30 से 50 के बीच में होना चाहिए, ये बात हमको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े सर तो अब आपको दिख रहा है एक माध्यम जिसे बोलते हैं भस्मीकरण या इंसिनरेशन। क्या होता है भस्मीकरण में? क्या होगा, एक भट्टी होगी, भट्टी के अंदर हम अपशिष्ट को डालेंगे और जला करके राख में बदल देंगे। तो भस्मीकरण में हम क्या करेंगे, भट्टी के अंदर हम अपशिष्ट को डालेंगे, जला करके राख में बदल देंगे। अच्छा, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें एंड प्रोडक्ट मिल क्या रहा है? सर सिर्फ और सिर्फ राख मिलेगा आपको। दूसरा भस्मीकरण उस अपशिष्ट के लिए सूट करेगा जिसमें सर उनका कैलोरीफिक मान ज्यादा होगा। तो जिसका कैलोरीफिक मान ज्यादा होगा ये सूट उसी के लिए करेगा। यानी अगर मैं बात करूं गार्बेज की, रबिश की और एशेस की, तो सबसे ज्यादा सूट किसके लिए करेगा? सर सबसे ज्यादा सूट करेगा रबिश के लिए। क्यों? क्योंकि रबिश वाले में क्या था, इंसिनरेट कर सकते हो उसको आप। ये हो गया भस्मीकरण। तो भस्मीकरण में आपने अपशिष्ट को लिया, सीधे जला दिया। तो भस्मीकरण में हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में और आपको एंड प्रोडक्ट मिलता है सिर्फ और सिर्फ राख। और एक इसका ड्रॉबैक ये है, जैसे आपको सैनिटरी लैंडफिल था, तो सैनिटरी लैंडफिल का ड्रॉबैक क्या था, उसमें लीचेट निकल रहा था। इसमें क्योंकि ये एक जलाने का माध्यम है तो इसमें एक एयर पॉल्यूटेंट निकला है जिसको हम बोलते हैं डाइऑक्सिन। तो आपको ये डाइऑक्सिन याद रखना है। डाइऑक्सिन एक तरह का वायु प्रदूषक है जो कि इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण के दौरान निकलता है। आगे बढ़िए। अगला आपको दिख रहा है पायरोलिसिस। तो बोर्ड पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो पायरोलिसिस का है, और ये आपको दिख रहा है पायरोलिसिस का पूरा प्लांट, जिसको बोलते हैं तापीय अपघटन। जैसे आपने देखा कि इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण में आपने अपशिष्ट लिया, सीधे तौर पे उसको जला दिया। हम पायरोलिसिस में जलाते नहीं है, जलाने का मेथड बदल देंगे। क्या करेंगे, जहां आप इंसिनरेशन में जला रहे थे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वहीं पायरोलिसिस में आप अपशिष्ट को, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उसको आप विघटित कराओगे या उसको जलाओगे। ऐसा लिखा रहता है, जलाते हैं बगैर ऑक्सीजन के। तो बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी के आप जलाओगे। ये एक इंटरनल कंबशन तरह काम करेगा, एक बंद डिब्बे यानी बंद चैम्बर में काम करेगा। इसमें क्या फायदा मिलेगा आपको, जैसे उसमें आपको जलने के बाद सिर्फ और सिर्फ राख मिल रही थी, किसमें, भस्मीकरण में। लेकिन पायरोलिसिस में कहानी ऐसी नहीं है। पायरोलिसिस सूट करता है बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट के लिए। तो पायरोलिसिस सूट करता है बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट के लिए, और पायरोलिसिस में डिकम्पोज होने के बाद आपको 3 फ्रैक्शंस में मिलेंगे आपको एंड प्रोडक्ट। तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो आपको 3 फ्रैक्शन मिलेगा। पहला, गैस के रूप में क्या मिलेगा, सर गैस के रूप में आपको मिलेगा मीथेन, हाइड्रोजन, CO और CO2। तो गैस के रूप में आपको मिलेगा मीथेन, हाइड्रोजन, CO और CO2। तरल पदार्थ के रूप में मिलेगा आपको टार, ऑयल, एसिटिक एसिड, एसीटोन और मिथेनॉल जैसे आपको तरल मिल जाएंगे। और ठोस के रूप में अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा चारकोल। तो पायरोलिसिस में जब आप बर्न कर, जब जलाते हो, तो पायरोलिसिस में जलाने के बाद आपको राख ना मिलके इन 3 फ्रैक्शंस में आपको मिलता है एंड प्रोडक्ट। दूसरा, और ये आपको दिखा रखा है, तो पायरोलिसिस सबसे ज्यादा सूट करता है प्लास्टिक वेस्ट के लिए। आगे बढ़िए। आगे आपको दिख रहा है एक वर्ड लिखा हुआ है श्रेडिंग या कतरन लिखा होगा। क्या हिसाब किताब है, श्रेडिंग और एक वर्ड अभी आगे आएगा पल्वराइजेशन। तो श्रेडिंग और पल्वराइजेशन अगर हम वास्तव रूप में देखें तो ये विघटन करने के माध्यम नहीं है। श्रेडिंग और पल्वराइजेशन यानी कि कतरन और एक पीसना होता है, ये असल में एक विघटन का माध्यम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपशिष्ट का आयतन कम करता है। दोनों के आयतन कम करने के मेथड क्या है, अलग अलग हैं। अगर हम बात करें श्रेडिंग की, तो श्रेडिंग आयतन कम कर रहा है उसको काट कर या छांट कर।
तो अपशिष्ट का आयतन कम हो रहा है स्ट्रेडिंग के माध्यम में। अंतर कहां आ रहा है सर, यहां पर वेस्ट को कम किया जा रहा है वॉल्यूम में काट के। देखो इसमें क्या होगा, ये क्रशिंग एक्शन, ये टीयरिंग एक्शन पे काम कर, काट के छोटा कर रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें पल्वराइजेशन की, तो ये आपको दिखा रखे हैं यूनिट किसके, पल्वराइजेशन के। क्या होता है इसमें अपशिष्ट को पीस कर या क्रश करके या ग्राइंड करके छोटा करते हैं। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही आयतन को कम कर रहे हैं, लगभग कितना, 40%। बट दोनों के कम करने का मेथड क्या है, अलग अलग है। एक काट के छोटा कर रहा है, आयतन घटा रहा है, दूसरा पीस के घटा रहा है। जैसे आपने आटा चक्की देखा है, तो आटा चक्की एक तरह का पल्वराइजेशन यूनिट है। उसमें क्या होता है, आप डालते हो गेहूं और पीस करके छोटा कर देता उसको, ये हो गया पल्वराइजेशन। आगे आपको दिख रहा है ऑटोक्लेविंग। क्या दिख रहा है सर, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का सवाल बनता है कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो मेथड सूट करता है वो सूट करता है ऑटोक्लेविंग। तो ये आपके डियर कुछ माध्यम थे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के। ठोस अपशिष्ट क्या होता है ये देखा आपने। इसी तरह से दोस्तों हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे। और अगर आपको हिंदी माध्यम में और ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ना है, अगर आपको हिंदी माध्यम में और ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ना है तो आप उत्कर्ष आ सकते हैं। आपको आना कहाँ है, देखिए अगर मैं बात करूं हिंदी माध्यम की, तो हमारे यहाँ आपको जो हिंदी माध्यम में कंप्लीट एई जेई का फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा। आज ही रजिस्टर करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक विशेष सुनहरा अवसर है ये, जहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो भी ट्रेन फैकल्टीज हैं उनसे पढ़ सकते हैं। और संपूर्ण हिंदी में, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, कंप्लीट हिंदी में पढ़ाया, एक एक वर्ड हिंदी में लिखे थे, पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आपका फायदा क्या हो जाएगा सर, फायदा ये हो जाएगा आपका, देखिए संपूर्ण कोर्स हिंदी भाषा में करवाया जाएगा। डीपीपी हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध करवाई जाएगी। टेस्ट भी हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध करवाया जाएगा। डिजिटल पैनल की पीडीएफ भी उपलब्ध, जैसे मैंने पढ़ाया आपको, तो ये जो आपको पैनल है, ये पैनल देख रहे हो आप कितना इंटरेक्टिव पैनल है, सारा जो पीपीटी है आपको मिल जाएगा। तो आपका ये फायदा हो जाएगा। अब आज ही आप आओ उत्कर्ष टावर। कहां आना है आपको सर, आपको आना है उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पे, मेट्रो पिलर नंबर 66, गुर्जर की थड़ी। तो जो भी जयपुर के हैं या जयपुर के आसपास के लोकेशन से हैं वो आ सकते हैं और हिंदी मीडियम माध्यम में अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और अपनी सफलता को राह को और आसान बनाएं। और जो भी हिंदी मीडियम बच्चा ये मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं एक बहुत खुशखबरी की बात है। क्या, 2 जनवरी से उत्कर्ष परिवार आपके लिए हिंदी माध्यम में संपूर्ण कोर्स ऑफलाइन लॉन्च कर रहे हैं और आप आ करके उसकी क्वेरी को कर सकते हैं। तो बोर्ड पे दिए गए नंबर से आप संपर्क करें और हमारा ई उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें। तब तक के लिए ध्यान रखिए बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।